इस वीडियो में आज हम दिखाएंगे कि कंप्रेसर को चेंज करने के लिए कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए और कौन सा सेफ्टी आपको सही से ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग एक कंप्रेसर चेंज करेंगे। ये लॉयड का हैवेल्स कंपनी का प्रोडक्ट है। ये लॉयड का मशीन है। ये 1 टन का मशीन है। इस पर कंप्रेसर में दिक्कत है तो कंप्रेसर को चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस पर इसका जो बॉडी है और इसका ये इन्वर्टर सिस्टम है, तो इन्वर्टर का जो पीसीबी है आउटडोर पे वो भी इसको अलग करेंगे। उससे पहले हम लोग इसके अंदर जो गैस है उसको निकाल लेंगे। जैसे जब भी इसको इस तरह कंप्रेसर चेंज करना होता है या गैस चेंज करना होता है, गैस चेंज करने के टाइम भी और कंप्रेसर चेंज करने के टाइम भी उसके अंदर जो पुराना गैस है उसको निकाल देना चाहिए। जैसे गैस लीकेज है, थोड़ा बहुत गैस है तो उसको निकालना पड़ेगा। और कंप्रेसर चेंज करने के टाइम ही अंदर का जो गैस है सिस्टम में वो भी निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका है, आपको कोई भी जो एडाप्टर वाल्व मिलता है वो लगा के भी निकाल सकते हैं या एक्स्ट्रा चार्जिंग लाइन लगा के भी उसको निकाल सकते हैं। और उसको उसी तरह रख देना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए मोटर को नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम लोग मोटर की तरफ नहीं काम करेंगे। कंप्रेसर का जो साइड कवर है और उसका ऊपर जो पीसीबी है उसको निकालेंगे और उसका जो कूलिंग जैकेट है उसको भी निकालेंगे। और साइड का राइट साइड पे वाल्व साइड का जो प्लेट है उसको भी निकाल देंगे, तो काम करने में आसानी होगा। देखिए हम लोगों का जैकेट और ऊपर का पीसीबी निकल गया है। सिर्फ पीसीबी अभी तक नहीं निकाला हूँ, पीसीबी को निकाल देंगे क्योंकि ऊपर हीट लाएगा तो सेंसर वगैरह जो है वो जल सकता है। तो सबसे पहले जो कूलिंग जैकेट है, कूलिंग जैकेट मतलब कंप्रेसर के ऊपर जो एक चादर लगा रहता है उसको कंप्रेसर को जो गैस सर्कुलेशन होता है जब, तो कंप्रेसर बहुत ठंडा हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब उसको रोक के रखने के लिए एक कूलिंग जैकेट लगा रहता है। तो हम लोगों का जो तब तक जब तक गैस निकाल देंगे तब तक उसका जो स्टैंड का जो नट बोल्ट है उसको निकालेंगे। और हम लोग इसका नया उसी जगह पे नया कंप्रेसर लगाएंगे। तो इसको इसके लिए कोई भी पाइप उसको काटेंगे नहीं, मतलब हीट दे के निकालेंगे, क्योंकि जब नया उसको कंप्रेसर लगाएंगे तो उसको बिठाने में आसानी होगा। तो हम लोगों का टर्मिनल का जो पिन है वो वायर का कलर हम लोग उसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ है। और क्योंकि नया कंप्रेसर में भी वो जो सिंबल दिया हुआ है फिर भी आपको सेफ्टी के तौर पे, मतलब कौन सा वायर कहाँ पे लगा है हुआ है पुराना में वो देख के रखना चाहिए, क्योंकि बाद में नया मशीन जो है उसको लगाने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो एडाप्टर वाल्व है उसको लगा देंगे। और क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी गैस का काम होगा या ऑयलिंग का काम करना चाहिए आपको, तो एक खुली जगह पे करना चाहिए। और आउटडोर यहाँ पे देखिए खुली जगह पे है तो गैस निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप एक्स्ट्रा चार्जिंग लाइन जो बोल रहा हूँ उसका जो वाल्व के साथ चार्जिंग पोर्ट दिया रहता है सक्शन वाल्व के साथ, उसके साथ कोई भी एक एडाप्टर, मतलब जहाँ से गैस निकल सकते हैं, जैसे ये वाला जो वाल्व है हम लोग इसको टाइट करेंगे तो ये अंदर वाला जो पिन है, एनआरबी वाल्व का जो पिन है उसको पुश करेंगे तो गैस निकल जाएगा। और जब गैस निकलेगा उसी तरह इसको खोल के छोड़ देंगे, मतलब उसकी तरह उसको रखेंगे। क्योंकि जब उसको सक्शन जो पाइप है उसको खोलेंगे और डिस्चार्ज जो पाइप है खोलेंगे तो हीट देके खोलेंगे, तो खोलने के टाइम उसका अंदर जो हीट पैदा होगा वो हीट कोई भी जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हीट ब्लॉक होगा तो वो पाइप या बास्ट हो सकता है या आग लग सकता है। तो उसी सब से हम लोग क्या करेंगे, ये एडाप्टर लगा के रखेंगे जब तक इसको वेल्डिंग का काम पूरा नहीं हो जाता है। और एडाप्टर और एक काम लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे भी हम लोग वैक्यूम करने के टाइम उसको लगाना जरूरी है, तो हम लोग उसी तरह इसको सक्शन और डिस्चार्ज नट को नहीं खोलेंगे, एडाप्टर लगा के वहाँ से गैस निकाल देंगे। तो जैसे देखिए अभी गैस निकल रहा है तो इसके वाल्व पे ऊपर आइस आ गया है, तो इसको ऐसे ही रख छोड़ेंगे, क्योंकि अंदर पूरा गैस तो निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हीट की वजह से वो गैस निकल सकता है या कोई भी जगह जाम हो सकता है। इसके लिए वो वाल्व को ऐसे ही खोल के छोड़ देंगे। आपको बस एडाप्टर नहीं होगा तो डायरेक्ट चार्जिंग लाइन से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट चार्जिंग लाइन लगा के वो चार्जिंग लाइन को वैसे ही रख के छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग लाइन का जो दूसरा मुंह है उसको खुला रख के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गैस वहाँ से निकल जाना चाहिए। गैस के साथ साथ उसका अंदर जो एयर है वो भी निकल जाएगा,
क्योंकि जब हीट करेंगे तो हीट की वजह से वो अंदर ज़्यादा हीट पैदा होगा, तो हीट कोई भी जगह से निकल जाना चाहिए, नहीं तो आपका दुर्घटना हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम लोग इस एक्सिट और डिस्चार्ज दोनों को एक एक करके खोल देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो हीट की वजह से जो अंदर प्रेशर क्रिएट होगा वो एडाप्टर वाल्व के अंदर से सक्शन लाइन से निकल जाएगा। तो इसी हालत पे हम लोग इसको खोलेंगे और इसके जगह पे हम लोग नया कंप्रेसर बिठाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो फ़ैन है उसको छोड़ के बाकी सब निकाल दिया हूँ, और साइड वाला जो गार्ड है फैन और कंप्रेसर के बीच में उसको खोलने का ज़रूरत नहीं है, तो आप भी खोल सकते हो, काम करने में आसानी होगा। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे जगह बहुत अच्छा है काम करने के लिए, छत पे लगा हुआ है, तो ये छत पे मतलब ऐसे ही खुला जगह पे लगा हुआ है, तो मतलब उसको खोलने में दिक्कत नहीं है और काम करने के में दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको खोल देते हैं हम लोग। सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को गर्म करके खोलेंगे, तो फिर क्योंकि उसी जगह पे हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सक्शन लाइन को निकाल दिया हूँ, अभी डिस्चार्ज लाइन को भी निकाल दिया हूँ। अभी हम लोग कंप्रेसर को बाहर निकाल लेंगे। कंप्रेसर 1 टन का कंप्रेसर है, इसके लिए कंप्रेसर का साइज भी बहुत छोटा है और वज़न भी बहुत कम है, तो ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। और ये कंप्रेसर जो है कंपनी में रिटर्न जाएगा, तो उसी हिसाब से इसका जो मुंह है उसको पिंच कर देंगे हम लोग बाद में, कि ले जाने के टाइम, ट्रांसफ़र के टाइम वो ऑयल अंदर का जो ऑयल है वो गिर नहीं जाए। उसी हिसाब से कंपनी वाला भी चाहते हैं उसको पिंच कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए नया कंप्रेसर लगाया हूँ, बिठाया हूँ इस पर। अभी ये कंप्रेसर को ज्वाइन करेंगे। देखिए अभी भी ये जो वाल्व है ये खुला है, और ये खुले हालत पे इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पहले ही बोला हूँ कि जब भी आपको गैस का या ज्वाइन करने का ऑयलिंग का काम करना होता है, ऑयलिंग करने का जो काम होता है, उसको करने के टाइम आपको कोई भी साइड सक्शन या डिस्चार्ज लाइन कोई भी एक साइड खुला रखना चाहिए। जैसे अभी हम लोग जैसे आपको नाट को भी खोल के रख देंगे, ऐसे छोड़ देंगे वाल्व का जो नाट है सक्शन डिस्चार्ज, तो भी चलेगा, उसे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा नाट को नहीं खोलेंगे। एडाप्टर लगाया हूँ तो उसी हिसाब से नाट को खोलने का ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो वेल्डिंग कैन है वो कैन और उसका आपका जो गन है वो उसका जो आग स्पीड होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप वेल्डिंग करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर हीट पैदा होने की वजह से उसके अंदर जो डस्ट बनता है वो अंदर जाके जाम नहीं हो जाए या चोक नहीं हो जाए उस हिसाब से। उसके बाद आपको सही तरह से वैक्यूम करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा वैक्यूम करना पड़ेगा। 1 स्टेज वैक्यूम पम्प होगा तो उससे भी ज़्यादा करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डबल स्टेज का वैक्यूम पम्प होगा तो आपको उससे कम का टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि 1 घंटे तक उसको वैक्यूम करेंगे, क्योंकि वैक्यूम जितना अच्छा होगा आपका कूलिंग जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अभी का जो गैस है R32 गैस है, इस मशीन पे भी R32 गैस है। R32 जो गैस है 2 गैस का मिक्स है, तो उसी हिसाब से कोई भी गैस का जो प्रेशराइज होता है या बैलेंस होता है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका कूलिंग में दिक्कत होगा। उसी हिसाब से बैलेंस मतलब जैसे सोचिए आप वैक्यूम नहीं करते हो तो उसके अंदर जो गैस एयर को एब्जॉर्ब कर सकता है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे उस पर 410 और 125 गैस होता है, तो दोनों गैस के अंदर जो गैस जैसे वैक्यूम नहीं करते तो उसके अंदर एयर रह जाता है, तो वो एयर को जो गैस उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो गैस का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। उसकी सबसे कूलिंग का दिक्कत नहीं है, कूलिंग में दिक्कत आएगा, मतलब दोनों गैस का बैलेंस अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का जो ऑयलिंग का काम है वो एक तो कंप्लीट हो गया है। अभी डिस्चार्ज लाइन है उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर कंप्लीट करने के बाद वैक्यूम पे बिठा देंगे। वैक्यूम जब तक होगा तब तक हम लोग इसका मशीन का जो बाकी जो पार्ट उसको ओपन किया था उसको हम लोग ज्वाइन फिटिंग कर देंगे और फिर गैस चेंज करेंगे। गैस चेंज का तरीका भी बताएंगे कि R32 का जो बैक प्रेशर है वो अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से। जब भी आप गैसेस का काम करेंगे टेम्परेचर को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से उसका कूलिंग और उसका इलेक्ट्रिक कंज्यूम और उसका जो
परफॉर्मेंस है वो सही होता है। वो किस तरह होता है वो भी बताएंगे, आखिर तक इसको देखना कि वीडियो में जो दिखाएंगे कंप्रेसर चेंज के साथ साथ उसका जो सेफ्टी है और उसका जो गैस का जो देना होता है, गैस जो मशीन में देंगे आप कितना गैस देंगे। सबसे सही तरीका है वैक्यूम करने के बाद मशीन पे जो स्टिकर पे लिखा हुआ है उतना गैस उसके अंदर डाल देंगे तो मशीन एकदम परफेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन आपके पास गैस ज़्यादा है या गैस का वजन सही से नहीं है तो उसको किस तरह करेंगे वो दिखाएंगे। तो इसको एक एक करके फिटिंग कर लेते हैं पहले अभी, क्योंकि बॉडी खुला हुआ है तो इसको सबसे पहले कूलिंग जैकेट उसके अंदर लगाएंगे। उसके बाद उसका टर्मिनल पॉइंट तो लगा दिया हूँ, जैसे जैसे खोला था वैसे ही लगा दिया हूँ। अभी उसके बाद साइड वाला जो वाल्व साइड जो उसका बॉक्स प्लेट है उसको लगाएंगे और हम लोग इसका पीसीबी फिट करेंगे। कंप्रेसर का फिटिंग करने के बाद बहुत टेक्नीशियन ऐसे इसका कूलिंग जैकेट ऐसे खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि कूलिंग जैकेट का बहुत काम है। ऐसे नहीं देता है कंपनी वाला, क्योंकि इस पर जो कंप्रेसर जब चलता है तो सक्शन लाइन पे इतना पावरफुल कूलिंग आता है उसका ऐसे एक्यूमुलेटर और उसका जो कंप्रेसर है चिल हो जाता है। उसी सब से वो चिलिंग मतलब जैसे पाइप में इंसुलेशन क्यों देता है उसी सब से काम करता है, इंसुलेशन के जैसे ही ये काम करता है। ये इंसुलेशन जैकेट भी बोल सकते हैं। तो उसी सबसे इंसुलेशन मतलब कंप्रेसर का अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपको कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो सकता है और हीटिंग की वजह से कंप्रेसर मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है और कूलिंग में भी दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम लोगों का कंप्रेसर का काम भी हो गया, मशीन का जो बॉडी है उसको भी फिटिंग कर दिया हूँ। अभी वैक्यूम लगाएंगे। यहाँ पे पावर पे थोड़ा दिक्कत है, मतलब पावर चला गया अभी वैक्यूम कितने देर में पावर आएगा देखते हैं, क्योंकि पावर के बिना तो वैक्यूम पंप को चालू नहीं कर सकते हैं। हम लोग पूरा सेटअप उसको रेडी कर लिया हूँ वैक्यूम चलाने के लिए, लेकिन पावर नहीं है तब तक फिटिंग करके रखते हैं। वैक्यूम हो जाने के बाद हम लोगों को दिखाते हैं कि कितना उस पर गैस देना चाहिए और किस तरह गैस देना चाहिए। तो सबसे पहले बता देते हैं कि गैस किस तरह देना चाहिए। गैस देखिए जैसे मशीन पे स्टिकर पे लिखा हुआ है, या आपका सोचिए मशीन पे स्टिकर नहीं है तब किस तरह गैस देंगे। मशीन को चालू करने से पहले ही उसको सबसे पहले वैक्यूम कर लेंगे। वैक्यूम 1 घंटे से ऊपर होना चाहिए, या 1 घंटे भी करेंगे तो सही तरीके से तो भी कर सकते हैं। और चार्जिंग लाइन लगाने से पहले आपको देख लेना चाहिए चार्जिंग लाइन से सही से वैक्यूम हो रहा है कि नहीं, मतलब खींच रहा है कि नहीं अंदर से, वो भी देख लेना चाहिए। तो वैक्यूम हो जाने के बाद कोशिश करेंगे जितना टन के हिसाब से आप रेगुलर काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मशीन के अंदर कितना गैस होना चाहिए। उसी हिसाब से उसको आधा गैस दे देंगे और थोड़ी देर बाद मतलब गैस देने के तुरंत मशीन को चालू नहीं करना है, थोड़ा वेट करके मशीन को चालू करेंगे। अभी देखिए पावर सप्लाई आ गया तो उसको थोड़ा वैक्यूम पर बिठा देते हैं, तब तक ऊपर का जो बॉक्स लगाना बाकी है उसको लगा देते हैं। तो वैक्यूम हो रहा है, अभी देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है और वैक्यूम कितना करते हैं। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे गैस देने के टाइम गैस को थोड़ा देने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद मशीन को चालू करेंगे। चालू करने के बाद आपको एम्बिएंट टेम्परेचर देखना पड़ेगा, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होगा उस हिसाब से 90 इसके साथ ऐड करेंगे, मतलब 120 के आसपास होगा। 90 प्लस अभी यहाँ पे 32 है तो उस हिसाब से 90 प्लस 112 होता है, तो हम लोग 112 और उसके साथ मशीन के जो एम्पेयर लिखा हुआ है वो भी ध्यान रखना चाहिए। मशीन के बॉडी के जो एम्पेयर लिखा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मशीन पे। तो मशीन पे क्या गर्मी के टाइम एम्पेयर बहुत बढ़ जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। उसी हिसाब से गैस और एम्पेयर ये दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपका टेम्परेचर के हिसाब से। उसी हिसाब से मशीन को हम लोग गैस देंगे और मशीन को कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए